जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत आप इस चैनल को प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि यहाँ की पंचायत व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से आज की गण व्यवस्था प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के संविधान की, इंडिया के संरचना की, संविधान की संरचना या हमारे न्याय व्यवस्था की संरचना। ये कहाँ से प्रेरित होगा, ये कहाँ से प्रेरित है? तो जब इसके तह तक जाने की कोशिश की गई तो ये सामने आया कि ट्राइबलों के पंचायतों से आज की गण व्यवस्था बनी है। क्योंकि गण यह शब्द भी आप अगर खोजने निकले तो आपको ट्राइबलों के इतिहास में ही ला के रख देगा, क्योंकि गण व्यवस्था यहाँ के ट्राइबलों में पाई जाती है। ट्राइबलों के पंचायत व्यवस्था, ट्राइबलों के गांव व्यवस्था, नार व्यवस्था से प्रेरित होकर अगर आज बड़े बड़े शहर, उनकी संरचनाएँ, बड़े बड़े कानून, उनकी संरचनाएँ बनी हैं, तो निश्चित ही ट्राइबलों में बहुत कुछ है। तो इसके लिए, इस न्याय व्यवस्था को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ के गोंड ट्राइब में थोड़ी सी खोज की। हमारे बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर ऑलरेडी लिख के रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, हेमन डाफ ने भी अपने किताब में द गोंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इस किताब में इस बात का जिक्र किया। और फिर मैंने अपने पुरखा लोगों को, मेरे पिताजी हैं, मेरे गाँव के वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों से बात की। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो में महत्वपूर्ण काम किया है हमारे भोपाल में रहने वाले तिरुमल नसीब खुसरे जी, जो कोया पुनम प्रचारक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही प्योरली नॉलेज आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपको ये ही करना है कि ये वीडियो एंड तक देखना है। और आपको बता दूँ कि ये 19-20 होकर सभी ट्राइब में लागू होता है। अगर हम सभी ट्राइब का निरीक्षण या अध्ययन करने चले तो कर ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी जनजातियाँ हैं और इतना बड़ा उनका ज्ञान है। मैं ये जो नॉलेज बता रहा हूँ ये 19-20 कर सभी ट्राइब में है। और आप सभी को कमेंट भी इस वीडियो के नीचे करना है कि आप में कैसा किया जाता है। न्याय प्रणाली की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले याद आएगा कि हेमन डफ ने एक चीज़ कही है कि यहाँ के गोंडियन ट्राइब के जो गांव हमें दिखते हैं, जिसे वो लोग नार सिस्टम कहते हैं, वो गांव बहुत ही साइंटिफिक रीज़न के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि ये गाँव तब बसे होंगे जब यहाँ के गोंड ट्राइब को अपनी जगह सुनिश्चित करके गांव बसाने का मौका मिला होगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में नार व्यवस्था बनाई। लेकिन नार व्यवस्था बनाना कोई खाने वाली चीज़ जैसा नहीं है। नार व्यवस्था बनाने के लिए उनके कुछ तंत्र होते हैं। नार व्यवस्था बनाने के लिए उनका कुछ लॉजिक होता है, कुछ मैथ होता है। उस मैथ के अनुसार उन्होंने गाँव बसाए। गाँव बसने के बाद वहाँ पर जो संरचनाएँ बनी कि आज भी गोंड ट्राइब में कुछ भी होता है तो पंचायत व्यवस्था में उसका सुलझा किया जाता है, पंचायत व्यवस्था में उसका निपटारा किया जाता है। और ये व्यवस्था क्या है, इसके लिए हम समझते हैं कंगाली साहब ने जो हमें कोर भाग बताया है, यर गुट्टा कोर, आइफोका गुट्टा कोर, सैमाल गुट्टा कोर, ऐसे 4 कोर संभाग कंगाली साहब ने अपनी किताब में बता के रखे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कोर्ट पद्धति क्या है और कोर्ट की ये कोर क्या है। जब मैंने जाना कि गांव के मुखिया को मुकरदम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गांव के मुखिया को मुकरदम कहते हैं। वो उस पंच को, उस गांव के जो पंचायत होती है उसका प्रमुख भी होता है और गांव का भी प्रमुख होता है। हर गांव में, जिसे आज पटलाल कह रहे हैं, वो मुकरदम होता है। और मुकरदम के साथ उस गाँव का कोतवाल भी होता है, जो गाँव के नेंग दस्ता, पाना पट्टा, ज़मीनों के बारे में या अन्य कई चीज़ों के बारे में कोतवाल ज्ञान देता है। एक देवारी भी होता है। यानी उस गांव के पंचायत के पंच जो होते हैं वो विद्वान होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, गोंडी में अगर हम इसे कहेंगे पंच, यह शब्द पंचायत, यह शब्द 5 चीज़ों से आया। 5 लोग वहाँ पे इन्वॉल्व दिखाए गए हैं, इसलिए इसे गोंडी में संयुक्त सियान कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना ज़्यादा सियाना है वो, तो सियाना यानी विद्वान आदमी, देने वाला विद्वान आदमी होगा तो कुछ वो देगा ना, तो इसलिए उसे सियाना कहते हैं। तो वो विद्वान आदमी, वो विद्वान आदमी चाहे हो सकता है कोई धार्मिक पद्धति में विद्वान हो, चाहे कोई अर्थव्यवस्था में विद्वान हो, कोई भौगोलिक परिस्थिति में विद्वान हो। उस विद्वानों को गांव के सगा बिडार पद्धति, हर परिवार का नॉलेज होना ज़रूरी है। उस विद्वानों को गांव के भौगोलिक परिस्थिति, गांव की सीमाएं कहाँ तक हैं, वहाँ का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो पेन व्यवस्था है, उस पेन का व्यवस्था का नॉलेज होना ज़रूरी है। और गोंडी कस्टमरी लॉ भी उनको पता होना ज़रूरी है। वो लोग पंच में नियुक्त किए जाते हैं। और इसलिए वो पंचायत जब बैठती हैं तब वो 5 लोग या 7 लोगों की टीम आपको न्याय देती है।
इन दोनों यानी गोटुल में जो बेलोसा होती हैं उसका भी उस पंचायत में बड़ा रोल होता है। और दाई जंगो रायतार की भूमिका निभाने वाली एक स्त्री होती है, वो भी पंचों में बैठती है। इसका मतलब ये है कि मातृशक्ति यहाँ भी उस पंचों में होना ज़रूरी है। आपको मैं ये सीढ़ी बता देता हूँ। गाँव का मुकरदम कोतवाल, 12 गाँव का उसे मुक्तियार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुक्तियार। और 40 गाँव का जो एक परगना माना जाता है, 40 गाँव का, उसे मुरसेनाल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए गांव स्तर पर नार पर जो है मुखिया उसे मुकरदम कहते हैं। उस मसले का गांव के लेवल पर अगर नहीं निपटारा किया जा सकता, क्योंकि अगर 2 गांव का वो प्रॉब्लम है कुछ सीमा को लेकर, तो वो प्रॉब्लम 12 गांव का जो हमारा मुक्तियार बैठा है सबसे, वो एक जो मैं मुरसेनाल, मुक्तियार, मुकरदम ऐसे नाम बता रहा हूँ, वो पदवी है। उस गाँव का मुखिया वो गया मुकरदम। 12 गाँव का मुखिया, 12 गाँव के पंचायतों का मुखिया, उसका नाम हो गया मुक्तियार। मुक्तियार के पास वो जाएगा। उससे भी आगे अगर आपको जाना है तो 40 गाँव का एक परगना माना जाता है जिसका प्रमुख होता है मुरसेनाल। 40 गाँव का एक परगना। और अगर उससे भी ऊपर आपको जाना है तो 57 परगनों का एक होता है कोर संभाग। 40 गाँव का एक परगना और 57 परगनों का एक होता है मुन्नेवाल। जी हाँ दोस्तों, और 57 परगना यानी एक परगने के 40 गांव पकड़िए आप, तो 57 परगने के कितने हुए? 2280 गांव एक कोर संभाग में आते हैं। और कंगाली साहब ने पहले ही बता दिया कि ये जो कोर संभाग है, सैमाल गुट्टा कोर, आफोका गुट्टा कोर, ये ऐसे 4 संभाग है और 4 संभाग की गोंडियन कोयतुरुन व्यवस्था है। ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसके लिए समझना पड़ेगा। गांव लेवल से, जैसे आज आपके तालुका कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यही व्यवस्था हमें गांव व्यवस्था में नहीं होता। तो आप 12 जो गांव व्यवस्था है मुक्तियार के पास जाएंगे, वहाँ पे अगर अनसुलझा है वो मैटर, तो आप वहाँ से परगना सिस्टम के पास जाएंगे जिसे मुरसेनाल कहते हैं। मुरसेनाल मुन्नेवाल के पास जाएगा। और ये व्यवस्था दोस्तों प्राचीन व्यवस्था है, इसलिए इसे आज भी आप अपने देश को कभी कभी लोग बोलने में कह जाते हैं गणतंत्र व्यवस्था है। गण व्यवस्था यहाँ के ट्राइब की व्यवस्था है। वो किसी जाति भेद को नाम से नहीं पुकारते थे, दुत्कारते नहीं थे, एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। वो गण कहते थे एक दूसरे को। एक आदमी राजा बनता था तो वो युद्ध लड़ेगा, प्रजा की रक्षा करेगा, तो दूसरा आदमी, दूसरे गण व्यवस्था का आदमी उस प्रजा को सुशिक्षित करेगा, उसके नेंग दस्तूर समझाएगा। तीसरा आदमी मिट्टी के घड़े बनाएगा, तो चौथा आदमी उस लोहे के औजार बनाएगा। 5वां आदमी कुछ और करेगा, कोई खेती करेगा, कोई किसानी करेगा। और ये सभी गण करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। और दोस्तों जो मैंने मुन्नेवाल बताए, एक कोर का एक मुन्नेवाल, तो ये जो 4 संभाग कोर के संभाग है, ये 4 मुन्नेवाल पोई चुनते थे, यानी राजा चुनते थे, जिसे आप शंभू कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। जिसमें योग्यता होगी वही उस पद को बरकरार रखेगा। तो इसलिए दोस्तों ये सिस्टम था। अगर हम गांव के सिस्टम की बात करें कि गांव में पंचायत पंच लोग थे, उसमें मुखिया होता था, मुकरदम, कोतवाल होता था, देवारी होता था, हर चीज़ के विद्वान लोग थे। और वो लोग जब मसले पे बैठते थे, उदाहरण के तौर पर हेमनडाफ ने एक मैटर लिखा था। उस मैटर में उन्होंने आंखों देखी वहाँ पे लिख रखी हैं द गोंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। वो किताब अंग्रेज़ी में है। तो वहाँ पे लिख रखा था कि एक भीमा नाम का आदमी था, उसकी एक बीवी थी और बीवी का एक प्रेमी भी था। तो भीमा ने 1-2 बार उसको देखा। बीवी ने कसम खाई कि बड़े पेन की कसम खाई और फिर कहा कि मैं उससे नहीं मिलूँगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद उससे मिलना शुरू हो गया। फिर भीमा ने उसको पंचायत में लाया। पंचायत में लाने के बाद उस स्त्री ने यह माना कि मैं अभी अपने प्रेमी को नहीं मिलूँगी। उसके बाद कुछ दिन गए और उसके बाद फिर उनका मिलना शुरू हुआ और पंच ने सीधा डिसाइड किया कि उस लड़की को पूछा, उस औरत को पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं, और उस स्त्री ने बताया कि मैं प्रेमी के साथ रहना चाहता हूँ। तो पंचायत ने उस दोनों पे, प्रेमी प्रेमिका पे दंड वसूल किया, कुछ पैसे वसूल किए जो भीमा को दिए गए। और पंच ने सीधा कहा कि स्त्री अगर चाहती है कि वो अलग रहे तो वो उसका अधिकार है। ये जो जानकारी है ये हेमनडाफ की किताब में है। वो साल मैं बता सकता हूँ 1941 से 1950 तक के इर्द गिर्द का काल है। और उस काल में गोंड समुदाय मानता था कि स्त्री को
उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। भले ही भीमा के लिए वो गलत हो गया हो, लेकिन स्त्री को यहाँ की पंचायत पूरी तरह से पूर्ण अधिकार देती थी। दोस्तों, कोइतुरु न्याय व्यवस्था में सज़ा की बात हम अगर करें कि किसी ने पेन को बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कस्में खाई जाती हैं। आजकल तो कसम कुछ वैल्यू नहीं रखती है हमारे काल में, लेकिन उस काल में पेन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अगर एक औरत सही कह रही है, सच कह रही है, उसका सच है कि नहीं, इसके लिए उसको बोला जाता था कि तू पेन की आन कसम शपथ ले। तो वो पेन की शपथ लेके कहते थे कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मान लिया जाता था, क्योंकि पेन, उस गांव के पेन सर्वश्रेष्ठ। जैसे गांव के सीमा रेखा पर हमें भीमाल पेन मिल जाते, खैरोमाई मिल जाती है, और गांव के लोग मरावोती यानी मारुति भी कहते थे। वो आज के हनुमान बिल्कुल नहीं है। मरावोती का गोंडी में अर्थ होता है पेड़ों का वहन करने वाला पेन। तो उस मारुति का नाम, आज भी आप बुज़ुर्ग लोगों के पास जाइए, वो हनुमान नहीं लेंगे, हनुमान बताएंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, वो चलेंगे, वो कहेंगे कि मैं मारुति के पास जा रहा हूँ। तो ये मारुति शब्द पूरी तरह से गोंडी है। तो पेनों की कस्में खाई जाती थी और बहुत बड़ा महत्व होता था। अगर कोई गलती करता है, उसको पंचायत के सामने लाया जाता है। उसकी गलती अगर छोटी है तो उसको बोला जाएगा कि तू इस पेन के लिए एक बकरा काट दे या कुछ कर दे, या इस पेन की तू पूजा कर ले। अगर अपराध कोई खतरनाक है, उस अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता, तो उसको बहिष्कार किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, समाज से बहिष्कृत किया जाता था। उदाहरण के तौर पर, एक हमारा लड़का अगर इंटरकास्ट मैरिज बाहर के लड़की से करता है, आज के समाज में, आज के ज़माने में हम लोग ये तो नहीं मानते, या हम लोग आज संविधान की भाषा बोलते हैं। लेकिन उस काल में क्या था? उस काल में डीएनए बचाने की बात थी। वो जानते थे कि गोंड लड़की ही घर में आएगी तो हमारे पेन पुरखा को आगे चलाएगी। वो ये भी जानते थे कि हमारे इसमें जो कला है, जो डीएनए है, ब्लड है, वो जैसे पाटाडी लोग हैं तो उनके बच्चे आज भी गाना गा रहे, ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल उनमें ज़्यादा है, तो ये उनके डीएनए का प्रमाण है। आज भी कोई वाद्य बजाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको प्रधान समाज के ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो कलाओं को अब्जॉर्व ज़्यादा करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, उनके ब्लड में वो है। तो ये डीएनए बचाने की बात होती थी। इसलिए अगर कोई लड़का इंटरकास्ट मैरिज करता है, दूसरी लड़की को लाता है, तो उसको बहिष्कार किया जाता था। उसको किसी भी पेन मिलान में उनको नहीं लाया जाता था। पेन में जब जोड़ियाँ बनती हैं, जोड़ियाँ लेके जब स्त्री पुरुष चलते हैं, तब उनमें भी नहीं लाया जाता था। बहिष्कार भी 2-3 प्रकार के होते थे। एक बहिष्कार जिससे उसे समाज के बाहर किया जाता था, समाज उससे कोई भी नाता संबंध नहीं रखता था। दूसरा, उसको पेनों की पूजा करने से रोक दिया जाता था। और तीसरा, गांव के बाहर बहिष्कृत किया जाता था। ये 3 प्रकार के बहिष्कार होते थे और उनको एक लिमिट दी जाती थी कि इस दायरे में, इस वक्त में 1-2 साल के लिए आपको बहिष्कार किया जा रहा है, तो 1-2 साल में आपको जो टास्क दिया है, जैसे कि किसी को जुर्माना भरने के लिए कहा गया हो, किसी को ये कहा गया हो कि आप खेती का काम करें, ज़मीन उपजाऊ करे और उसमें जो फसल आती है वो यहाँ वहाँ दे, इतनी फसल दे। हो सकता है उनका क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, टास्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सज़ा वहाँ पे दी जाती थी। और पंच को सर्वश्रेष्ठ मानकर गांव में भी सुधार आता था। ये न्याय प्रणाली आज भी हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से हमें दिख रही है। सिर्फ हम पहचान नहीं पा रहे कि यहाँ के ट्राइबलों की सिस्टम क्या था। दोस्तों, इस प्राचीन न्याय व्यवस्था को समझने के लिए हमें भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारी गांव व्यवस्था, सिस्टम को, न्याय प्रणाली को हमें समझना पड़ेगा। तब जाके हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और इस न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इस गांव के मुख्य घटक यानी पंच, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्वान होते, इसलिए उन्हें सयुंग सियाने कहा जाता है, क्योंकि वो विद्वान होते हैं, हर चीज़ में उनका नॉलेज अच्छा होता है। और उन लोगों से पंचायत में निपटारे की जाते हैं। पंचायत के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर एक आदमी है, नागरिकों के नियम अगर हम जानें, तो वो नागरिक उस गांव का मसला पंचों के पास में जाकर अपील करने का अधिकार रखता है। वो किसी की भी चीज़ के लिए पंचायतों से अपील करेगा, वहाँ पे बैठक बिठाई जाएगी, उसके पहले कोतवाल को बताया जाएगा, कोतवाल गांव में मुनारी देगा, जिसे आज आप दवंडी वगैरह कहते हो, तो वो मुनारी देगा। मुनारी देने के बाद पूरा गांव इकट्ठा होगा, मैटर रखा जाएगा, मैटर में दोनों भागों के अपोजिट साइड को सुना जाएगा पंचायत की तरफ से, और सुनने के बाद उस गांव के, उस व्यक्ति का गांव के लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, इसको भी देखा जाएगा। और गवाह अगर है, आंखों देखी के गवाह है, तो उनको भी खड़ा किया जाएगा। वो कस्में लेते हैं। उसके बाद अगर मैटर तैयार है तो फिर ये सोचा जाता है पंचों की तरफ से, क्योंकि वो भी पूर्वापार पंच बने हैं, तो पिछले मैटर में
पिछले मैटर में, ऐसे मैटर में पीछे हमारे पुरखाओं ने कौन सी सज़ा दी थी, उस सज़ा को फिर से दोहराया जाता है। इसलिए ट्राइबलों के पास कोई किताब तो है नहीं, लेकिन उनका जो कस्टम और कस्टमरी लॉ है उनसे ही वो आगे बढ़ते हैं और परंपरागत अपनी पंचायत व्यवस्था को आज भी वो लोग बनाए हुए हैं। लेकिन आज गांव-गांव में तंटा मुक्त समिति आ गई हैं, वो भी वही काम करती हैं। और गांव में अभी क्या हुआ है कि पूरी तरह से कोयतुरिन गांव अब रहे नहीं हैं, उनमें बाकी समाज भी हैं, तो बाकी समाज के लिए बाकी समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो पंचायत व्यवस्था चलती है। लेकिन आपको एक बता दूं दोस्तों, आपके न्याय व्यवस्था को आज भी सुप्रीम कोर्ट मानता है, आपके न्याय व्यवस्था को आज भी संविधान मानता है। तो इसलिए मेरी विनती है कि ये जो प्राचीन न्याय व्यवस्था है इसको बनाए रखिए, इसको संभाले रखिए, इसको समझिए और अपने पंचों, गांव के पंचों का मान रखिए। क्योंकि आज तो हम कंप्यूटर के दुनिया में हैं, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक काल ऐसा था कि आपके गण व्यवस्था की नींव को ये लोग ही बनाए रखें। अगर ये पंच ना होता, अगर ये सज़ा देने वाले न्याय व्यवस्था ना होती, तो आज तक हम गोंड कहने वाले लोग, हमारा अस्तित्व आज नहीं होता। तो इसलिए इस पंच व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को अच्छी तरह से समझिए। कुछ आपके एरिया में इस पद्धति को क्या कहते हैं, कैसे पद्धति निभाई जाती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सीख कर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए, क्योंकि हम भड़क वाले, गाली देने वाले वीडियो तो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन हमारे समाज के ज्ञान देने वाले वीडियो अगर हम शेयर करेंगे तो उतना ही हमारे बच्चों तक ये वीडियो ज़्यादा पहुँचेगा और ज़्यादा जानकारी हमारे लोगों में आएगी, अवेयरनेस पैदा होगा। इसी के लिए ये चैनल बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।